वेलकम टू कीमो विजार्ड। तो यार रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक हमने बात कर ली कि अगर हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है जो किसी प्लेन में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस रोटेटिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी। उसके बाद हमने बात की कि कौन कौन से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिन पे वो मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हमने बात की कि अगर हमारा मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और हम उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं तो वो कौन कौन से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें वो मॉलिक्यूल ट्रांजिशन कर सकता है। वहाँ हमने देखा था कि जो ट्रांजिशन मॉलिक्यूल हमारा कर सकता है उसको हम सर्टेन सेट ऑफ रूल से डिफ़ाइन करते हैं जिनको हमने कहा था सिलेक्शन रूल। और उसमें हमने देखा था कि हमारा मॉलिक्यूल सिर्फ वही ट्रांजिशंस कर सकता है जिसमें डेल्टा जे की वैल्यू ±1 हो। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब हमारा मॉलिक्यूल जो एक लोअर एनर्जी लेवल पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जब वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तब जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी क्या होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जो कि ग्राउंड लेवल पे है, अगर हम उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाते हैं तो वो जो ट्रांजिशन शो कर सकता है वो है कि वो 0 से 1 में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा जे की वैल्यू आएगी वो +1 आएगी। इसी तरह जो मॉलिक्यूल 1 पे है वो 2 पे जा सकता है और जो 2 पे है वो 3 पे जा सकता है, या फिर 2 वाला मॉलिक्यूल 1 पे आ सकता है या फिर 1 वाला मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल पे आ सकता है। आई मीन टू से वही ट्रांजिशन यहाँ पे हमने देखे थे कि अलाउड होंगे जिनमें डेल्टा जे की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ±1 आएगी। इसको हमने कहा था सिलेक्शन रूल। ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल था। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज़ हैं और मैं जब भी किसी को पैसे देता हूँ तो भी मैं 10 के मल्टीपल्स में ही देता हूँ, यानी 10 रुपये के नोट्स में ही देता हूँ, और जब भी मैं किसी से पैसे लेता हूँ तो भी मैं 10 रुपये के नोट्स में ही लेता हूँ। अगर आप मुझे 10 रुपये का एक नोट देंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरे पास 110 रुपीज़ हो जाएंगे। आप मुझे एक और 10 रुपये का नोट देंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरे पास 120 हो जाएंगे। इसी तरह आप मान लीजिए आपने मुझे 5 नोट दिए, मेरे पास 150 रुपीज़ हो गए। लेकिन अगर आप मेरे पास ऐसे लेकर आते हैं कि आप मुझे एक 50 का नोट देते हैं और कहते हैं ये लीजिए भाई साहब, ले लीजिए और डायरेक्ट कर लीजिए 150 रुपीज़, तो मैं उस नोट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर आप मुझे 10-10 के नोट के रूप में देंगे तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। इसी तरह अगर मुझे किसी को देने हैं 50 रुपये तो भी मैं 10-10 के नोट में ही दूंगा। तो इसी तरह हमारे जो मॉलिक्यूल है, अगर इसे ही मान लीजिए 0 से 3 पे जाना है तो पहले ये 0 to 1 ट्रांजिशन करेगा, फिर 1 से 2 में ट्रांजिशन करेगा, फिर 2 से 3 में जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल जो ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट है वो डायरेक्ट 0 to 3 ट्रांजिशन कर जाए। इसी को हमने डिफ़ाइन किया था, यही था हमारा सिलेक्शन रूल। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी होगी स्पेक्ट्रल लाइन की वो किस प्रकार से होगी। तो मान लीजिए मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सैंपल में। मैंने एक सैंपल यहाँ पे कंसीडर किया है जिसमें मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल हैं। मैंने माना है कि जो मेरे 1000 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 0 एनर्जी लेवल पे 100 मॉलिक्यूल हैं, इसी तरह 1 एनर्जी लेवल पे 100 है, 2 एनर्जी लेवल पे 100 है, 3 एनर्जी लेवल पे 100 है, एंड्स ऑन 9th एनर्जी लेवल पर भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास। तो जब मैं इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाऊंगा तो जो मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, आई मीन टू से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। जो 0 वाला होगा, 0 वाले 100 मॉलिक्यूल फर्स्ट एनर्जी लेवल पे रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन कर जाएंगे, 1 वाले 2 पे कर जाएंगे, 2 वाले 3 पे कर जाएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी तो सभी में सेम है कि 100 मॉलिक्यूल्स ही जा रहे हैं। तो ये सिर्फ डिपेंड किस चीज़ पे करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड तो इसी पे करेगा कि कितने लोग हमारे एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से इंटेंसिटी की बात करूँ तो मेरे पास इक्वल पीक्स आएंगी, लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट एनर्जी पे एब्जॉर्ब करेंगे। मान लीजिए जो 0 वाला लेवल था उसने 10 पे एब्जॉर्ब किया, और जो मेरा 1 वाला लेवल था उसने 20 पे एब्जॉर्ब किया, और जो 3 वाला था उसने 30 पे एब्जॉर्ब किया। लेकिन 100 लोग ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए मेरी इंटेंसिटी जो आएगी वो सेम आएगी। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो हमारे पास ऐसा नहीं था। हमने देखा कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं वो कहीं पे शार्प होती हैं, कहीं पे डाउन होती हैं।
तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारे पास इंटेंसिटी की लाइंस आई हैं वो कहीं पे साफ हैं, कहीं पे डाउन हैं। ओके, जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो एक किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होंगे, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारी इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा हमें इंटेंसिटी की हमारी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो हमारे रोटेशनल क्वांटम नंबर यानी जे से एक फार्मूले के द्वारा रिलेटेड होती है, जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आपने इसको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये होता क्या है हमारे पास, ये होता है एन जे अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई जे अपॉन के टी, जहाँ पे एन जे जो है वो एक हायर एनर्जी लेवल है, जो एन नॉट है वो एक लोअर एनर्जी लेवल है, और जो ई है वो एनर्जी लेवल है, यानी कि जो एनर्जी है उस एनर्जी लेवल की जो हमने कल ड्राइव की थी, जो हमारे पास निकल के आई थी बी जे ऑफ जे प्लस वन, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी हमारा टेम्परेचर है। तो अगर मैं यहाँ पे जे की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास निकल के आएगा कि जीरोथ एनर्जी लेवल के रेस्पेक्ट में 1 वाले एनर्जी लेवल पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतनी ज़्यादा हमारी इंटेंसिटी शार्प आएगी। सो अगर हम इस फार्मूले में E की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, एन जे अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी जे ऑफ जे प्लस वन अपॉन के टी। तो हमें यहाँ से पता ये चल रहा है कि जो हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई टू द पावर माइनस बी जे ऑफ जे प्लस वन अपॉन के टी। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ एनालाइज करने की कोशिश करें कि हमारे पास जो के है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जो हमारे पास टी है वो भी टेम्परेचर है, वो भी कांस्टेंट ही होगा जिस टेम्परेचर पे आप सैंपल का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर हम आपसे बात करें बी की, जो कि रोटेशनल कांस्टेंट है, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि जो बी की वैल्यू होती है वो किसी एक फिक्स्ड मॉलिक्यूल के लिए फिक्स होती है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरे पास रिलेटिव पॉपुलेशन है किसी भी एनर्जी लेवल्स, दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की, वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई टू द पावर माइनस जे प्लस वन के। तो अब जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे रिलेटिव पॉपुलेशन जो होगी किन्हीं दो एनर्जी लेवल्स की वो डिक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि मेरे पास जो जे प्लस वन की वैल्यू है वो नेगेटिव में है और ई की पावर समथिंग नेगेटिव होगा तो वो हमेशा डिक्रीज़ ही करेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगी वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी जो होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की वो भी डिक्रीज़ करेगी। ओके, सो जो हमारी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन के, और हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई टू द पावर माइनस जे ऑफ जे प्लस वन। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे रिलेटिव पॉपुलेशन जो होगी एनर्जी लेवल्स की वो डिक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी होगी वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी। ओके, सो हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डीजेनरेटेड भी होते हैं, उनमें डीजेनरेसी होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ आपसे डीजेनरेसी क्या होता है, तो मान लीजिए मेरे पास एक जीरोथ एनर्जी लेवल है, ये 1 एनर्जी लेवल है, ये 2 एनर्जी लेवल है और ये 3rd एनर्जी लेवल है। तो हमने माना है कि जो हमारा 3rd एनर्जी लेवल है वो 3 अदर एनर्जी लेवल्स में जो वो है डीजनरेटेड है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांजिशन करके इस 3rd वाले डीजनरेटेड एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी कि वो 2nd से 3rd वाले में जा सकें, लेकिन जो हमारा 3rd वाला एनर्जी लेवल है उसके मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो डीजनरेटेड एनर्जी लेवल्स में जा सकें। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एक फैक्टर से जिसको हम कहते हैं डीजनरेसी फैक्टर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं जी जे से, और इसकी वैल्यू होती है 2J + 1, जे जहाँ पे हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो हमारी जो रिलेटिव पॉपुलेशन होती है वो डीजनरेसी पे भी डिपेंड करती है, इसलिए हमने जब पहला फैक्टर डिफाइन किया था कि जो हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस को अफेक्ट कर रहा था उसमें हमने देखा था रिलेटिव पॉपुलेशन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास था NJ/N0 = E टू द पावर माइनस AJ/KT।
तो यहाँ पे हम इसको भी अगर इंक्लूड करें तो हमारे पास हो क्या जाएगा, एन जे अपॉन एन नॉट इक्वल टू जी जे ई टू द पावर माइनस ई जे अपॉन के टी। तो अगर हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एन जे इक्वल टू एन नॉट टू जे प्लस वन ई टू द पावर माइनस ई जे बाई के टी। तो हमने पिछले वाले जो हमारा फैक्टर था पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हमारे पास जे की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही थी वैसे वैसे हमारी जो रिलेटिव पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज़ कर रही थी और वैसे वैसे हमारी इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ कर रही थी। लेकिन हमारा जो दूसरा फैक्टर निकल के आया है जिसको हम कहते हैं डीजेनरेसी, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी जे की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी और हमारी इंटेंसिटी जो होगी स्पेक्ट्रल लाइन की वो भी इंक्रीज़ करेगी। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो फाइनली निकल के आया है वो निकल के आया है कि जो हमारा रिलेटिव पॉपुलेशन होगा एन जे अपॉन एन नॉट वो इक्वल होगा टू जे प्लस वन ई टू द पावर माइनस ए जी ई जे बाई के टी से, जहाँ पे के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। अगर मैं यहाँ पर ई जे की वैल्यू रख दूँ तो मेरे पास बी के टर्म्स में निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ बात करनी है जे के टर्म्स में, तो हम यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो जब हम पहले जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, जब हम जे की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो पहला टर्म है टू जे प्लस वन वो ओवरऑल रिलेटिव पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगा और जो हमारा दूसरा टर्म है ई टू द पावर माइनस ई जे बाई के टी ये हमारा रिलेटिव पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम जे की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म्स है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करने लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा टू जे प्लस वन वाला फैक्टर जो हमारा रिलेटिव पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहा है उसका इफ़ेक्ट उस पर पड़ना बंद हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फॉर लोअर वैल्यूज़ ऑफ जे टू जे प्लस वन जो इसको बढ़ाएगा उसकी वजह से रिलेटिव पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी और जो ये होगा हमारा ई टू द पावर माइनस ई जे बाई के टी जो मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम जे की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म्स होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो रिलेटिव पॉपुलेशन होगी वो भी तेज़ी से डिक्रीज़ करेगी। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की है जिस पे मैंने एक्स एक्सिस पे अपना रोटेशनल क्वांटम नंबर जे लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने रिलेटिव पॉपुलेशन एन जे अपॉन एन नॉट लिया है। तो अगर हमारा जो फार्मूला है वो है हमारे पास एन जे अपॉन एन नॉट इक्वल टू टू जे प्लस वन ई टू द पावर माइनस ई जे बाई के टी। तो शुरू में क्या होता है जब हम जे की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही होती है, यानी ई टू द पावर माइनस वन कोई कम वैल्यू होगी, ई टू दी पावर माइनस टू उससे ज़्यादा कम वैल्यू होगी मतलब ज़्यादा नेगेटिव होगी, और जो हमारी ई टू दी पावर माइनस थ्री है वो और नेगेटिव होगी। इसी तरह जो होगा ये हमारा ई टू दी पावर माइनस वाला टर्म है ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम जे की वैल्यूज़ बढ़ाएंगे। इसीलिए जो हमारा ग्राफ है वो जैसे जैसे हम जे की वैल्यू बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो मैक्सिमम अटेन करता है। उसके बाद जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है ये इफेक्टिव हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ भी डिक्रीज़ करता है। तो ये थी हमारी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसमें हमने देखा कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो डिपेंड करती है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन कर सकें। तो उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास सिलेक्शन रूल जो डिफ़ाइन करता है वो है कि डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन होना चाहिए। तो जो भी मॉलिक्यूल डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे प्रेजेंट होंगे वो सभी की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी कि वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकें। इसलिए हमें उस केवल एक फैक्टर की वजह से तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि हमारी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। इसलिए हमने दूसरा फैक्टर देखा जो हमारे पास था पॉपुलेशन डेंसिटी। उसमें हमने देखा कि हमारी जो इंटेंसिटी होगी स्पेक्ट्रल लाइंस की वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होंगे और उस एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करके दूसरे एनर्जी लेवल पे जा सकेंगे। तो हमने पॉपुलेशन डेंसिटी में देखा कि जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो होती है एन जे अपॉन एन नॉट ई टू द पावर माइनस ई जे बाई के टी, जहाँ पे के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। तो हमने देखा कि जो हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ई टू द पावर माइनस जे जे प्लस वन के। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी
जे की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से हमारी इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो है डीजेनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल, कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डीजेनरेटेड होते हैं, जिसकी वजह से रिलेटिव पॉपुलेशन जो होती है वो बढ़ जाती है एक फैक्टर से, जिसको हमने कहा 2J+1। तो हमने इसकी वैल्यू अपने रिलेटिव पॉपुलेशन के फार्मूला में पुट की, तो हमारे पास आया क्या, हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे NJ/N0 की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2J+1 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e⁻⁻ से। तो हमने यहाँ पे देखा कि शुरू में जब हम जे की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी होती है वो भी बढ़ती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारी जे की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल टर्म है नेगेटिव में वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है और वो जल्दी जल्दी डिक्रीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी होती है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। सो ये था इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।